जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कंजम्पशन के लेक्चर नंबर 3 में। तो पिछली क्लास में हमने अपना आयदर और वाला कॉन्सेप्ट कर लिया था समाप्त, और हमारी बातचीत ये हुई थी कि जो हमारा आयदर और का कॉन्सेप्ट है ना, वो सेम टू सेम है नाइदर नोर वाले कॉन्सेप्ट से, है ना। जहां जहां हम आयदर और का यूज करते हैं वहां हम नाइदर नोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। समझना कैसे। आयदर और जो है वो पॉजिटिव के बारे में बात करता है, और नाइदर नोर है वो नेगेटिव के बारे में बात करता है। चलिए समझते हैं इस बात को एग्जाम्पल से। पढ़ना जरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नाइदर राम नोर श्याम हैव कम हेयर, है ना। मीनिंग निकाला। ना ही राम ना ही श्याम हैव कम हेयर, ना ही राम आया है ना ही श्याम आया है। तो ये बात क्या है, नेगेटिव में है। तो यहाँ पे हमने पेयर किसका बनाया, नाइदर के साथ नोर का पेयर बनाया। इस बात को हम पॉजिटिव बनाना होता है अगर हमें, तो क्या बोलते हैं, आइदर राम और श्याम। आइदर के साथ और का पेयर बनाते तो क्या होता, आइदर राम और श्याम हैव कम हेयर। या तो राम आया है या तो श्याम आ चुका है ना। या तो राम आ गया है या तो श्याम आ गया है। तो यही है बेसिक डिफरेंस। आइदर और पॉजिटिव के बारे में बात करता है, नाइदर नोर जब उस बात को नेगेटिव में बोलना हो। चलिए, तो मैंने आपको ये कहा था जो आइदर और का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम टू सेम है नाइदर नोर के कॉन्सेप्ट से। यानी पिछली क्लास में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना फॉर्मेट वाले आइदर और के सारे अप्लाई होते हैं नाइदर नॉर पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारे सेंटेंस नंबर फर्स्ट को फिर से। देखना है यहाँ पे, ये आइदर और वाले कॉन्सेप्ट से है। मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिख के नहीं लाया क्योंकि आइदर और जैसा सेम है, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आइदर और वाले की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सिंपल भाषा में लेके चलते हैं, चलो समझते हैं। नाइदर राम नोर श्याम हैव कम हेयर। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, अगर नाइदर से स्टार्ट हुआ है तो नाइदर के साथ पेयर किसका बनता है, नोर का बनता है। हमेशा याद रखना, नाइदर के साथ नोर का पेयर बनता है। अब देखना, नाइदर के बाद अपने बाद में क्या लिया, सब्जेक्ट लिया। उसके बाद नोर ने अपने बाद में सब्जेक्ट लिया। सेंटेंस बनाने के लिए क्या आया, वर्ब आया। तो ये जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सर नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या होना है होगा। ठीक है, हो गया सेंटेंस नंबर फर्स्ट क्लियर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नाइदर द मैनेजर नोर हिज असिस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। देखना जरा कौन सा पेयर बन रहा है। सबसे पहली बात आप ये चेक करोगे, नाइदर आया है तो क्या नोर के साथ इसका पेयर बन रहा है, हाँ सर बन रहा है ना। अब देखना ये कौन सा फॉर्मेट वाला बन रहा है, तो सर ये सब्जेक्ट वाला बन रहा है। नाइदर अपने बाद सब्जेक्ट ले रहा है, नोर अपने बाद सब्जेक्ट ले रहा है। और जब सब्जेक्ट ले रहा है तो अपने बाद में वर्ब भी लेगा, है ना। क्या लेगा, वर्ब लेगा। तो इसने वर्ब क्या लिया है, इज, है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात हो रही है ना। हेल्पिंग वर्ब भी आपको बताएगा सब्जेक्ट के बारे में और टेंस के बारे में। तो नोर हिज असिस्टेंट में असिस्टेंट आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ में क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो इसको काट दो, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नाइदर माई फादर नॉर माई मदर वॉज अवेयर ऑफ दिस न्यूज। ना ही मेरे पिताजी को पता था ना ही मेरी माता जी को पता था इस न्यूज के बारे में। सबसे पहले क्या नाइदर का कॉन्सेप्ट, वो जो पेयर है नॉर के साथ बन रहा है, हाँ बन रहा है। नाइदर अपने बाद में क्या लिया, सब्जेक्ट लिया। चेक कर रहे हैं हम पहले कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है जो अपने आइदर और का पढ़ा था। तो देखा नॉर का पेयर बन रहा है सब्जेक्ट के साथ में, है ना। नाइदर ने अपने पास सब्जेक्ट लिया, नॉर ने अपने पास सब्जेक्ट लिया। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आएगा ही आएगा, है ना। वर्ब आएगा ही आएगा सेंटेंस बनाने के लिए। मदर जो है हमारी वो क्या है, सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या यहाँ सिंगुलर वर्ब है, हाँ सर वाज हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करना है हमें नाइदर नॉर वाला और कॉन्सेप्ट सोल्व, जो कि सिमिलर है बिल्कुल आइदर और वाले से। इसको सोल्व करना जरा, फिर से वही बात लिखी पड़ी है। आइदर और का कॉन्सेप्ट जो है वो नाइदर नॉर के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सेम है। अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे। देखना जरा, ही विल नाइदर बाई अ लैपटॉप नॉर अ टैबलेट दिस ईयर। वो ना ही लैपटॉप खरीदेगा ना ही टैबलेट खरीदेगा इस ईयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। चेक करा हमने, मीनिंग निकाला तो हमने देखा यहाँ खरीदने की बात हो रही है, और खरीदने की बात यहाँ पे दो बार बात हो रही है ना। समझ में आया, या तो मतलब वो ना ही लैपटॉप खरीदेगा ना ही टैबलेट खरीदेगा, यानी खरीदने की बात दो बार हो रही है। यानी कॉमन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। आ रही बात समझ में, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉमन वर्ब वाला। सबसे पहली बात, नाइदर का पेयर नॉर के साथ बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो कॉमन वर्ब है वो कहाँ पे आता है, तो सर कॉमन वर्ब है ना हमारा,
वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। कहाँ आता है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्या यहाँ पे कॉमन वर्ब आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद है? खरीदने की बात जो है तुरंत बाद है? नहीं सर, ये तो नाइदर के बाद आ रहा है, सेंटेंस पर तो गलत। ये जो बाई है ना, उठ के आपका यहाँ आना था। कहाँ आना था? यहाँ पे। ही विल बाई नाइदर लैपटॉप नॉर अ टैबलेट दिस ईयर। वो ही विल बाई, वह खरीदेगा ना ही लैपटॉप ना ही एक टैबलेट। तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। देखना यहाँ पे, ही सब्जेक्ट आ गया, कॉमन वर्ब आ गया आपका इसके बाद में, उसके बाद आपका नाइदर आया, उसने अपने बाद में अपना ऑप्शन लिया, नोर आया, उसने अपना ऑप्शन लिया। तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, ऊपर वाला गलत है। ये एरो मिटा देते हैं यहाँ से और समझेंगे। दोनों नाइदर कंप्लीटेड द होमवर्क नॉर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब देखना यहाँ पे, सोनू ने कंप्लीट ना ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करा ना ही होमवर्क कंप्लीट करा टाइम पे, यानी कंप्लीट करने की बात हो रही है। वर्ब आ रहा है हमारा कॉमन, कॉमन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। सबसे पहली बात, नाइदर का पेयर जो है वो नॉर से बन रहा है। हाँ सर, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? वो कॉमन वर्ब वाला। कॉमन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आना चाहिए। क्या यहाँ पे सोनू के कंप्लीट बाद जो कॉमन वर्ब है वो आया है? तो नहीं आया सर। ये कंप्लीटेड की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारा कॉमन वर्ब है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका ये आना चाहिए था कंप्लीटेड। सेंटेंस सही क्या होता? सेंटेंस सही होता सोनू कंप्लीटेड नाइदर द होमवर्क नॉर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो ये वाला सेंटेंस आपका सही है, ये वाला आपका सेंटेंस गलत है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका क्या आएगा? आपका कॉमन वर्ब आएगा, उसके बाद नाइदर नॉर अपना जो भी ऑप्शन लेना है वो लेंगे। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिर से वही तीन फॉर्मेट पढ़े थे ना हमने, तो 3 बार एग्जांपल पढ़ रहे हैं। आइदर और कैसा है? नॉर, नाइदर नॉर जैसा सेम है। चलो समझते हैं फर्स्ट नंबर एग्जांपल से। सी स्टडीड नाइदर साइंस नॉर मेड नोट्स लास्ट वीक। उसने ना ही साइंस पढ़ी ना ही उसने नोट्स बनाए लास्ट वीक, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। आपने बोला सर एक जगह पढ़ने की बात हो रही है, स्टडी करने की बात हो रही है, और एक जगह नोट्स बनाने की बात हो रही है। यानी हमारे पास दो दो वर्ब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दो दो वर्ब की बात हो रही है, नॉन कॉमन वर्ब की बात हो रही है। और जब नॉन कॉमन वाला कॉन्सेप्ट रहता है तो क्या रहता है? नॉन कॉमन वाला जब कॉन्सेप्ट रहता है तो हमारा ये होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका एक वर्ब आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब नंबर एक आपका आएगा, है ना। और उसके बाद आपका नाइदर, फिर नॉर के बाद में आपका दूसरा वर्ब आएगा। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है? हाँ सर ऐसा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखा, फिर से समझते हैं। नाइदर नॉर का तो पेयर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने उसको वहां पे मार्क नहीं करा। वरना सबसे पहला काम आपका यही है, नाइदर नॉर के साथ में चेक करना कि इनका पेयर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो कॉमन वर्ब है उसका कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, अनकॉमन वर्ब का कॉन्सेप्ट लग रहा है। और जब अनकॉमन नॉन कॉमन वर्ब का कॉन्सेप्ट लगता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको एक वर्ब लिखना होता है, उसके बाद आप कुछ लिखते हैं नाइदर, और नॉर के बाद में आप अपना वर्ब लिखते हैं। आया समझ में, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, इसको फिर से समझते हैं। सी ड्रिंक्स नाइदर कॉफी नॉर इट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वो ना ही कॉफी पीती है ना ही ब्रेकफास्ट करती है मॉर्निंग में। दो दो बात की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। एक हो रहा है कि भाई वो कॉफी भी नहीं पीती और वो ब्रेकफास्ट भी नहीं खाती इन द मॉर्निंग। ईट्स की बात हो रही है, ईट्स की खाने की बात हो रही है। एक जगह पीने की बात हो रही है, एक जगह खाने की बात हो रही है। नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, नॉन कॉमन वर्ब का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें वर्ब नंबर फर्स्ट लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ पे लिखा है? सी ड्रिंक्स लिखा है। अगर ये ऐसा लिखा होता ना, सी नाइदर ड्रिंक्स कॉफी नॉर ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, जो कि नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले कॉन्सेप्ट जैसा है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसने वर्ब नंबर फर्स्ट लिख रखी है ना, और उसके बाद नॉर लिखा है और नॉर ने अपने बाद में वर्ब लिया है, यानी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट होता है समाप्त, जो कि बिल्कुल पूरा पूरा सेम था, है ना। पूरा पूरा सेम था आपके आइदर और वाले कॉन्सेप्ट से। अब एक नोट पॉइंट की बात लिखवा देता हूँ। हालांकि ये सारी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिखवा देते हैं, थोड़ा रिकॉल करने में आसान होगा। एक जगह अगर हम चीजों को पढ़ लेते हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के बाद बनता है। चलो ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? नॉट ओनली अपने बाद सब्जेक्ट ले रहा था, बट ऑल्सो अपने बाद सब्जेक्ट ले रहा था, तो जो वर्ब आएगी ना, वर्ब वो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी।
सेम यहाँ पे नाइदर नोर का जब पेयर बनेगा तो सब्जेक्ट नियर, वर्ब जो है नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। आइदर और का पेयर बनेगा तो सब्जेक्ट जो है पास वाले वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा, और का कॉन्सेप्ट बनेगा तो सब्जेक्ट पास वाले वर्ब के, वर्ब जो है पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये बातें थी, थोड़ी चित्र बितर हुई पड़ी थी, फैली पड़ी थी, इसको एक जगह कंपाइल करके लिख दिया गया है। ठीक है, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और इन सब के बाद जो सब्जेक्ट आएगा ना, है ना, उसके अकॉर्डिंग आने वाला वर्ब आएगा। आगे समझ में? ठीक है, तो एक जगह ये बात नोट करके लिख दी गई है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा ऑल्दो येट। क्या होने वाला है? ऑल्दो और येट। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे येट के बारे में, बातचीत करेंगे। येट क्या है? येट हमारा एक वर्ड है जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच दो हो सकती है। हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो देखना, येट हमारा कंजंक्शन तो होता ही होता है, इसके साथ साथ ही हमारा एडवर्ब भी होता है ना? ऐसे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे लिखो, येट की दो पार्ट ऑफ स्पीच होती है, एक होता है एडवर्ब, दूसरा होता है हमारा कंजंक्शन। ध्यान रखना, जब भी येट हमारा एडवर्ब की तरह काम करेगा तो हमारा मीनिंग देता है अभी तक का, और जब हमारा येट कंजंक्शन का काम करेगा तो वो मीनिंग देता है ऐसा होने पर भी। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। नोबडी हैज कम येट, कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया अभी तक। हमने यहाँ पे देखा सबसे पहली बात, कुत्ते को बार बार रिपोर्टिंग बंद करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। नोबडी हैज कम येट, कोई भी नहीं आया अभी तक, है ना? वैसे तो आप ये सेंटेंस पढ़ोगे ना तो भी आप मीनिंग निकाल सकते हो, फिर भी इसको आप डिटेल में समझते हैं क्या मीनिंग है इसका। नोबडी हैज कम येट, कोई भी नहीं आया अभी तक। यहाँ पे देखना, कम, कोई भी नहीं आया, व्हेन, कब तक, अब तक, कब तक, अब तक। कोई वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और व्हेन का आंसर देता है, वो क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है ना? क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। और ये किसका मीनिंग दे रहा है? अभी तक। हमने ये क्या पढ़ा? येट हमारा जब एडवर्ब की तरह काम करता है तो किसका मीनिंग देता है? अभी तक मीनिंग देता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने हार्ड वर्क किया के बावजूद वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो यहाँ पे देखना, ही वर्कड हार्ड आपका एक क्लोज हो गया, ही फेल्ड आपका एक क्लोज हो गया, और ये भी आपका क्लोज हो गया। क्लोज को क्लोज से कौन जोड़ रहा है? आपका येट कंजंक्शन जोड़ रहा है। इतना तो पता चल गया कि कंजंक्शन जोड़ रहा है, यानी अब मीनिंग क्या देगा? येट हमारे यहाँ पे कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ये तो पता चल गया, लेकिन अब मीनिंग देगा ऐसा होने पर भी। जब येट हमारा कंजंक्शन की तरह काम करता है तो मीनिंग देता है ऐसा होने पर भी। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने हार्ड वर्क किया, उसके बावजूद ऐसा होने पर भी वो फेल हो गया। आगे समझ में? तो ये था हमारा येट का बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, है ना, कि येट हमारा एडवर्ब की तरह भी काम करता है और कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। चलिए बढ़ते हैं ऑल्दो वाली तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ऑल्दो और दो को लेकर। हाँ, मैं आपको बता दूं, ऑल्दो जो है आपका और दो है, दोनों आपके सेम है। क्या बना दिया? ऑल्दो और दो है ना, ये आपके बिल्कुल सेम है। चाहे आप ऑल्दो का यूज करें चाहे आप दो का यूज करें, ये दोनों आपके कंजंक्शन की तरह काम करते हैं और मीनिंग किसका देते हैं? हालांकि। इसका मीनिंग देते हैं हालांकि। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ही नेवर हेल्प्स द पुअर ऑल्दो ही इज रिच। ही नेवर हेल्प्स द पुअर ऑल्दो ही इज रिच। ऑल्दो यहाँ पे दो क्लोज को जोड़ रहा है, ही इज रिच को, और ही नेवर हेल्प्स द पुअर को। तो ऑल्दो यहाँ पे किसका मीनिंग देगा? कंजंक्शन का काम कर रहा है, किसका मीनिंग देगा? हालांकि, है ना? ये काम ही कंजंक्शन की तरह करता है, ऑल्दो और दो तो हमारा, है ना? तो ज्यादा वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये कंजंक्शन की तरह ही काम करता है। हमें यहाँ पे मेन मकसद था मीनिंग जानना। मीनिंग किसका देता है? हालांकि का। ही नेवर हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की कभी मदद नहीं करता। ऑल्दो, हालांकि वह अमीर है ना? हालांकि वह अमीर है लेकिन वो गरीबों की कभी मदद नहीं करता। आया समझ में? तो ये है आपका ऑल्दो का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं ऑल्दो की जगह दो का यूज भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये तो यही है, ऑल्दो ही इज रिच ही नेवर हेल्प्स द पुअर। ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हालांकि वह अमीर है फिर भी वो कभी गरीबों की मदद नहीं करता, है ना? हालांकि वह अमीर है फिर भी वो कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता। आगे समझ में? तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना बस, कि जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है और बिटवीन ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है। ये बात हम फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़े थे, यहाँ सिंपल सी बात थी। क्या पढ़ा हमने?
येट है आपका दो काम करता है और दो है आपका एक काम करता है कंजंक्शन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल्दो और दो दोनों सेम है, ये तो हमें पता है। इसका जब भी पेयर बनाएंगे ना हम किसी के साथ, ऑल्दो और दो जो हमारे कंजंक्शन है, अगर हम इनका कभी भी पेयर बनाते हैं तो हम किसके साथ बनाएंगे? येट वर्ड के साथ बनाएंगे। अगर आपका यहाँ पे बट लगा के देगा तो उसको काट देना। ऑल्दो और दो का पेयर जो है हमेशा येट के साथ में बनता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब थोड़ी इस मीनिंग पे आ जाते हैं। दो ही इज रिच, ऑल्दो या दो किसी भी का भी यूज कर सकते हैं। दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है, येट ऐसा होने पर भी वह गरीबों की मदद नहीं करता कभी भी, है ना। तो हालांकि वह अमीर है, येट ऐसा होने पर भी वह कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता, ये आता है इसका मीनिंग। आगे समझ में। दो का पेयर जो है और ऑल्दो का पेयर है हमेशा येट के साथ बनेगा, है ना। दूसरा सेंटेंस क्या है? दो ही इज रिच, ही नेवर हेल्प्स द पुअर, हालांकि वह अमीर है, गरीबों की कभी मदद नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कोमा है ना, ये कोमा है, यही आपका येट है। ये जो कोमा है यही आपका येट है, ये बात ध्यान रखना। या तो ऐसे सेंटेंस में आप येट का यूज करो या फिर आप कोमा का यूज करो। दोनों का यूज करोगे सेंटेंस हो जाएगा गलत, वहां पे एरर हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे हरकत करके देता है, कोमा और येट दोनों का यूज एरर है, वहां पे मार्क कर देना। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? दो ही इज रिच येट ही नेवर हेल्प द पुअर की जगह आप दो ही इज रिच कोमा लगा सकते हैं, जो कि येट का ही मीनिंग दे रहा है। हालांकि वह अमीर है, फिर भी वह, या फिर कह सकते हैं ऐसा होने पर भी वह कभी गरीबों की मदद नहीं करता। तो यदि आप कोमा का यूज करते हैं तो भी सही है, जेट का यूज करते हैं तो भी सही है, दोनों का यूज करोगे सेंटेंस हो जाएगा गलत। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑल्दो और आपके येट के बीच के डिफरेंस की। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो सबसे पहली बात मीनिंग का है। दो का मीनिंग आता है या ऑल्दो का, हालांकि येट का मीनिंग आता है ऐसा होने पर भी। अब सेंटेंस में इनका वो समझते हैं कि एग्जामिनर कैसी गलती दे सकता है। येट ही इज रिच एक ही सेंटेंस में बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं जिससे थोड़ी भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। एक एग्जांपल से समझेंगे तो चीजें मेरे हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आएंगी, इसलिए ये सारी पीपीटी में आपको एक ही एग्जांपल मिलेगा ऑल्दो और दो के रिगार्डिंग। देखना यहाँ पे, येट ही इज रिच ऑल्दो ही नेवर हेल्प्स द पुअर, मीनिंग निकालना जरा। ही इज येट ही इज रिच, हालांकि वह कभी गरीबों की मदद नहीं, मतलब ऐसा होने पर भी वह अमीर है, हालांकि वह कभी गरीबों की मदद नहीं करता। ऐसा नहीं लग रहा भाई, कितनी बेतुका सेंस दे रहा है। सेंटेंस क्या है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सेंटेंस होना चाहिए था आपका ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है, येट ही नेवर हेल्प्स द पुअर, ऐसा होने पर भी वह कभी गरीबों की मदद नहीं करता। लेकिन ये क्या कह रहा है? ऐसा होने पर भी वह अमीर है, हालांकि वह गरीबों की मदद नहीं करता। मतलब इतना इलॉजिकल सेंस दे रहा है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा? सही हमारा ये होगा जो कि है ऑल्दो ही इज रिच ही नेवर हेल्प्स द पुअर। सर येट कहाँ गया? येट ये रहा। क्या बोला था? या तो येट लगा दो या कोमा लगा दो, है ना। कुछ भी लगा सकते हैं, ऑल्दो की जगह आप दो का भी यूज कर सकते हैं, फिर से बता दिया। तो सेंटेंस सही होगा आपका, ऑल्दो ही इज रिच येट ही नेवर हेल्प्स द पुअर। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे समझ में। तो ऑल्दो और दो ये ऑल्दो और येट के बीच का ना आपको मीनिंग डिफरेंस भी पता होना चाहिए, एरर आता है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द टीचर केप्ट टीचिंग येट या फिर ऑल्दो इट वाज लेट, आपको बताना यहाँ पे येट का यूज होगा या फिर ऑल्दो का यूज होगा, मीनिंग निकालना। द टीचर केप्ट टीचिंग, है ना, जो टीचर है वो पढ़ाते रहे, येट या फिर ऑल्दो इट वाज लेट, लेट हो चुका था फिर भी टीचर पढ़ाते रहे। बताना जरा क्या होगा, अपनी तरफ से सेंस निकालना। तो मैं सेंस निकाल रहा हूँ, द टीचर केप्ट टीचिंग, टीचर पढ़ाते रहे, हालांकि लेट हो चुका था, हालांकि लेट हो गया था, उसके बावजूद भी टीचर क्या करे? पढ़ाते रहे। तो ये ऑल्दो वाला सेंस आपको बिल्कुल सही आ रहा है। येट ऐसा होने पर भी वह पढ़ाते रहे तो नहीं, अच्छा सेंस नहीं दे रहा है, येट यहाँ पे गलत है, ऑल्दो आपका सही होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ही वर्कड हार्ड दो ही फेल्ड, है ना, उसने हार्ड वर्क किया, है ना, दो ही फेल्ड। अब बताना यहाँ पे ऑल्दो या दो कोई सा भी या येट कौन सा आएगा यहाँ पे? उसने हार्ड वर्क किया लेकिन फेल हो गया, या फिर कह सकते हैं उसने हार्ड वर्क किया ऐसा होने पर भी वह क्या हो गया? फेल हो गया। हार्ड वर्क किया और लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो यहाँ पे दो सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे येट का सेंस बिल्कुल सही आ रहा है कि ऐसा होने पर भी वह फेल हो गया, हार्ड वर्क करने के बावजूद वह फेल हो गया। अब जान लेते हैं एक प्यारा सा नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये है,
आप चाहे ऑल्दो का यूज करें, चाहे आप दो का यूज करें, या फिर इवन दो का यूज करें, तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। तीनों एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। इवन दो का यूज करें, दो का यूज करें, या दो का यूज करें, हाँ ऑल्दो का यूज करें या दो का, सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे कंजंक्शन की तरफ, जो कि है हमारा कंजंक्शन सो। कौन सा कंजंक्शन है? सो। सबसे पहले बेसिक बात जानेंगे सो कंजंक्शन के बारे में। सो क्या है? कंजंक्शन है। मीनिंग क्या देता है? सबको पता है क्या मीनिंग देता है, इसलिए चलिए समझते हैं एग्जांपल से। पहला, सी वाज हंग्री, HUNGRI है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। सी वाज हंग्री, सो सी एट एन सैंडविच, एट ए सैंडविच, है ना, वो भूखी थी इसलिए उसने एक सैंडविच खाया। यहाँ पे सो आपका क्या कर रहा है? यहाँ पे सो आपका क्या कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक क्लोज को जोड़ रहा है, सी एट एंड सैंडविच को जोड़ रहा है, और सी वाज हंग्री, दोनों को जोड़ रहा है, क्लोज को जोड़ रहा है। क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन। मीनिंग क्या दे रहा है? इसलिए का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ही फॉरगेट हिज कीज, वह अपनी चाबियां भूल गया। सो ही कुडंट एंटर द हाउस, सो ही कुडंट एंटर द हाउस, वह अपनी चाबियां भूल गया। ही कुडंट एंटर द हाउस, वह अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए वह अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाया। आगे समझ में? यहाँ पे एक क्लोज, ये हो गया हमारा दूसरा क्लोज, दो क्लोज को जोड़ रहा है, सो हमारा हो गया कंजंक्शन। मीनिंग क्या दे रहा है? इसलिए का, वह अपनी चाबियां खो दिया या भूल गया, इसलिए वो घर में एंटर नहीं कर पाया, इसलिए। आ रहा है ना मीनिंग? सो जब कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है तो किसका मीनिंग दे रहा है? इसलिए का मीनिंग दे रहा है। ठीक है सर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? सो ही कुडंट एंटर द हाउस, ही फॉरगेट हिज कीज, क्योंकि इसलिए वह घर में प्रवेश नहीं कर पाया कि वह अपनी चाबियां खो चुका था। तो मैंने आपको बताया था फैन बॉयज, बॉयज में जो एस आ रहा था वो किसके लिए आ रहा था? सो के लिए। सो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में, तो काटा मार देना, ऐसा कुछ नहीं होता। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज नहीं करते। आपका एक डाउट और भी आ सकता है, सर हम कहीं पे येट की जगह कोमा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कोमा भी आ रहा है और एक कंजंक्शन सो भी आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं स्पेशल केस था येट के लिए। कहा गया? हाँ, येट के लिए स्पेशल केस था, या तो आप येट का यूज करो या फिर कोमा के लिए यूज करो। अगर आपका डाउट आ रहा है ना कि कहाँ हम कोमा लगा रहे हैं, कहीं कोमा लगा रहे हैं, कहीं पर नहीं लगा रहे हैं, तो ये मैं आपको ना एकदम लास्ट में कंजंक्शन टॉपिक के सिखा दूंगा। वैसे कभी एरर नहीं आता, एरर आएगा तो आपकी येट को लेकर आएगा, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए समझा दूंगा कि कब कोमा आता है, कब कोमा नहीं आता है। सारी बातें आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं सो के दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, सो का जब भी पेयर एज के साथ बनेगा, सो का जब भी पेयर एज के साथ बनेगा तो वो कैसे कैसे सेंटेंस बनाता है, समझना जरा। सबसे पहली बात, ही इज नॉट सो रिच एज आई एम, समझना हिंदी मीनिंग। ही इज नॉट सो रिच एज आई एम, है ना, वह इतना अमीर नहीं है। ही इज नॉट सो रिच, वह इतना अमीर नहीं है, एज आई एम, जितना कि मैं हूं। वह इतना अमीर नहीं है जितना कि मैं हूं। तो सो एज किसका मीनिंग दे रहा है? इतना की, वह इतना अमीर नहीं है जितना कि मैं हूं। मीनिंग समझना भी सिर्फ। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, बढ़िया नोट पॉइंट में जो लिखी पड़ी है। ही इज सो रिच, रिच एज आई एम, वह इतना अमीर है जितना कि मैं हूं। क्या मीनिंग दे रहा है, समझना जरा। ही इज सो रिच, वह इतना अमीर है, एज आई एम, जितना कि मैं हूं। तो ये ग्रामर की लैंग्वेज में थोड़ा ऑकवर्ड सेंटेंस माना जाता है। ऑकवर्ड कैसे माना जाता है, फिर से समझना। ये कह रहा है वह इतना अमीर है जितना कि मैं हूं। ही इज सो रिच, वह इतना यानी बहुत की सेंस में, वह इतना बहुत अमीर है जितना कि मैं हूं। तो ये ग्रामर की लैंग्वेज में सेंटेंस गलत माना जाता है। क्यों? अब देखना, अगर उसे कहना है कि वो इतना अमीर है जितना कि मैं, तो उसको क्या बोलना है? ही इज एज रिच एज आई, वह इतना अमीर है जितना कि मैं, है ना। उसको क्या बोलना है? वह इतना अमीर है जितना कि मैं, है ना। लेकिन ये कह रहा है ही इज सो रिच, वह बहुत रिच है, वह इतना अमीर है जितना कि मैं हूं। नहीं मेरे भाई, अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे दूसरे उसका यूज करेंगे। अभी आगे पढ़ाऊंगा वो बात। आप कहेंगे वह इतना अमीर है जितना कि मैं हूं, आप ऐसा नहीं कहेंगे वह बहुत अमीर है जितना कि मैं हूं। ऐसा आपका सेंस देता है, बिल्कुल गलत। कंक्लूजन ये निकला, जब भी आपका पेयर सो का एज के साथ में बनेगा और इस तरह के सेंटेंस बनेगा, तो उसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज मत करना।
नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा यूज करना। आगे समझ में, आप यहाँ पे देखेंगे ही इज सो रिच एज आई एम, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में आप सो एज का यूज नहीं कर रहे, जब ये आपका सेंटेंस हो गया गलत। वहीं दूसरी तरफ ही इज नॉट सो रिच, नेगेटिव बात आ गई, वह इतना अमीर नहीं है जितना कि मैं हूँ। नेगेटिव स्टेटमेंट में ये सेंटेंस का सेंस क्या दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। तो बात यहाँ पे यही हो रही है ना, कि सो एज का जब भी पेयर बनेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज नहीं होगा, इसके साथ यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस के साथ। ये है आपकी कंक्लूजन वाली बात, है ना। फिर से एक बात, सो एज का पेयर बन रहा है तो नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। ठीक है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। सो एज का पेयर बन रहा है, अभी मैंने आपको बताया था ना, कहाँ गया, हाँ, ही इज सो रिच एज एम, वह बहुत अमीर है जितना कि मैं हूँ। ये सेंस नहीं, सेंस ये होगा वह इतना अमीर है जितना कि मैं हूँ। तो इस बात को बोलने के लिए हम कंजंक्शन किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन यूज करते हैं हम एज और एज का। किसका यूज करते हैं, एज और एज का। अब समझना मीनिंग जरा। ही इज एज रिच एज आई एम, ही इज एज रिच, वह इतना अमीर है जितना कि मैं हूँ, है ना। ही इज एज रिच, वह इतना अमीर है, एज आई एम, जितना कि मैं हूँ। तो ये सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ना। ही इज नॉट एज रिच एज आई एम, वह वह एज रिच एज आई एम, जितना अमीर मैं हूं वह इतना अमीर नहीं है। ही इज नॉट एज रिच एज, वह इतना अमीर नहीं है, एज आई एम, जितना कि मैं हूं। तो ये सेंटेंस भी आपको बिल्कुल सही सेंस दे रहा है। कंक्लूजन की बात पे आ जाए, जब भी सेंटेंस में एज का पेयर बने तो पॉजिटिव के साथ भी आ सकता है, नेगेटिव के साथ भी आ सकता है ना। ये भी सही है, ये भी आपका सही है। आगे समझ में, फिर से देखना। ज्यादा मीनिंग के चक्कर में भी ना पड़ो, तो मैं आपको सीधी सादी बात बता ही रहा हूँ। सो एज का पेयर बने तो ध्यान रखना नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आना चाहिए। और एज का पेयर बने तो आपका नेगेटिव के साथ भी आ सकता है, पॉजिटिव के साथ भी आ सकता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा सो का पेयर बनता है सो डैट के साथ। किसके साथ बनता है, सो डैट के साथ। ये तीसरा नहीं, चौथा नंबर है। सो का पेयर बनता है डेट के साथ। ये कैसी मीनिंग देता है, क्या सेंस देता है, चलिए समझते हैं एग्जांपल से। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले, वह इतना थका हुआ है कि वह खेल नहीं सकता। ही इज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि वह खेल नहीं सकता। ये जो सो टायर्ड है ना, सो जो आपका कंजंक्शन है, ये पता है किसका सेंस देता है, इतना, कि मतलब ही इज सो टायर्ड, वह इतना थका है कि खेल नहीं सकता, है ना। आ रहा है समझ में मीनिंग, तो ये सेंटेंस आपका ठीक है। अच्छा, एरर कहाँ जाता है, अगर वो ऐसे लिख देता ना ही इज सो टायर्ड, तो आपका सेंटेंस हो जाता है गलत। क्यों गलत हो जाता है, मीनिंग निकालना जरा। ही इज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, वह इतना थका हुआ है। अरे इसके आगे कुछ तो बता, वह इतना थका हुआ है कि वह बाहर नहीं जा सकता, वह तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकता, वह तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकता। मतलब सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि, वह इतना थका हुआ है कि इसका मीनिंग देता है, यानी आपको इसके बाद में कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे सो का यूज ना करके वेरी का यूज करते हैं। ही इज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है ना। और ही इज सो टायर्ड किसका मीनिंग देता है, वह इतना थका हुआ है कि, वह इतना थका हुआ है कि यहाँ पे भी वही सेंस देता है, ही इज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि, आगे हमने बताया दैट ही कैन नॉट प्ले, तो ये सेंटेंस सही है। अगर मैं इसको यहाँ आधा अधूरा छोड़ देता ना, ही इज सो टायर्ड, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि मीनिंग ही गलत दे रहा है। ही इज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि क्या भाई, खेलने नहीं आ सकता, क्या नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, जा नहीं सकता, खेल नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता, तो बताओ मुझे। तो इसके बाद में इंफॉर्मेशन देता है तब तो ठीक है, सो टायर्ड के बाद या सो बिजी के साथ कोई भी वर्ड आ सकता है। अगर वो उसके बाद में इंफॉर्मेशन देता है तब तो सही है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं देता तो उस सेंटेंस को सही बनाने के लिए ही इज वेरी टायर्ड या ही इज वेरी बिजी या फिर और भी कोई आप अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। आगे समझ में, तो सो डैट का ये कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पे पेयर बनेगा सो डैट का, है ना, ऐसे मीनिंग वाले सेंटेंसेस के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो कि हमारा फोर, सिंपल सा है, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, जो फोर है ना हमारा, वो प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है और कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। प्रेपोजिशन क्या होता है, मतलब प्रेपोजिशन की तरह जब काम करेगा, जब वो प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा तो अपना मीनिंग देगा
के लिए। कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो मीनिंग देगा क्योंकि का। ठीक है, भले ही हम पढ़ रहे हैं भाई कंजंक्शन, है ना, लेकिन प्रेपोजिशन का भी काम करता है, तो इसको यहीं पे निपटा देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भाई बेसिक्स ऑफ ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें प्रेपोजिशन का जिक्र आ रहा है, तो प्रेपोजिशन के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए ना मेरे भाई, आगे समझ में। चलो, बात क्या हुई, फॉर हमारा प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा तो के लिए का मीनिंग देगा, कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो क्योंकि का। सर कैसे पता चलेगा कि प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है कंजंक्शन की तरह? अच्छा, कंजंक्शन का काम क्या होता है सर? दो चीजों को जोड़ने का। जहां दो चीजें जोड़ रहा हो फोर हमारा, जहां दो चीजें हमारा फोर जोड़ रहा हो उसको कंजंक्शन बोल देना। जहां फोर हमारा वर्ड अपने पास ऑब्जेक्ट ले रहा हो तो उसको प्रेपोजिशन बोल देना। सिंपल बात है, सारी बातें सिखाई गई है, कुछ इस चैप्टर में सिखाई, कुछ बेसिक्स ऑफ ग्रामर में। चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे, आई बॉट दिस पेन फॉर हिम, मैंने ये पेन उसके लिए खरीदा। आप बताना फॉर किसके लिए यूज हो रहा है, कंजंक्शन या प्रेपोजिशन? तो आप बोलोगे सर फॉर है, अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेपोजिशन। जब प्रेपोजिशन की तरह काम करता है तो क्या मीनिंग देता है, के लिए का। आई बॉट दिस पेन फॉर हिम, मैंने ये पेन उसके लिए खरीदा, किसका मीनिंग दे रहा है, के लिए का। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आई डिडेंट कम फॉर आई वॉज बिजी, मैं आया नहीं फॉर, फोर आ गया, किसको जोड़ रहा है सर, क्लोज को जोड़ रहा है, सर क्लोज को जोड़ रहा है। जब क्लोज क्लोज को जोड़ रहा है तो फोर हमारा क्या है, क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन किसका मीनिंग देगा, क्योंकि का देगा। जब फोर हमारा कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो किसका मीनिंग देगा, फोर का मीनिंग, क्योंकि का मीनिंग देगा। आई डिडेंट कम, मैं नहीं आया, बिकॉज, या फिर कह सकते हैं आप क्योंकि आई वॉज बिजी, है ना, क्योंकि बोल लो या बिकॉज बोल लो, सही है। आई डिडेंट कम बिकॉज आई वॉज बिजी, या फिर आई डिडेंट कम फॉर आई वॉज बिजी, है ना। ये रीडिंग में भी आपके बहुत काम करता है। आप बोलोगे यार फोर का मतलब तो के लिए होता है, ये तो ऐसा मीनिंग देगा, आई डिडेंट कम मैं नहीं आया, आई वॉज बिजी के लिए मैं बिजी था। नहीं मेरे दोस्त, पूरी जानकारी होना जरूरी है। फॉर हमारा कंजंक्शन की तरह काम करता है तो ये क्योंकि का मीनिंग देता है। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बिजी था। तो ये था आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट, और करते हैं आज की क्लास यहाँ पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।